शिवाजी राय भाई साहब, भ्रष्टाचार को लेकर के यूसुफ सर ने भी कहा और बाकी बातें भी लगातार हो रही हैं। कुछ इसी तरीके की बात जो है, जो वीरेंद्र रघुवंशी ने जब छोड़ा था तो उन्होंने भी सीधे सीधे यही बात कह दिया था कि मध्य प्रदेश में जो नेता काम करना चाहते हैं, जो विधायक सांसद काम करना चाहते हैं, उनके यहाँ ऐसे अधिकारियों की तैनाती कर दी जाती है कि वो काम ही ना करने दें। जब तक जो चीजें हैं उनके हिसाब से नहीं होंगी तब तक वो काम करने ही नहीं देते हैं। सर, ये जो भ्रष्टाचार को लेकर के भी बात आ गई, अब तो हालांकि थोड़ा आउट ऑफ कंटेस्ट होगी बात, लेकिन भ्रष्टाचार जो है वो क्या, हम पहले भी इस पर बात करते रहे हैं, पहले भी मैं ये सवाल पूछ चुका हूं, कितना बड़ा मुद्दा बन पाएगा ये, चाहे राज्यों के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, लगातार एक के बाद एक नाम आ रहे हैं, उदाहरण आ रहे हैं, लेकिन जो जीरो टॉलरेंस वाले जो भाषण होते हैं वो कहीं क्या ज्यादा मजबूत हो जाते हैं जिसकी वजह से ये मुद्दा नहीं बन पाता है, या फिर आपको लगता है कि इस बार ये मुद्दा बन पाएगा? जी नमस्कार। ये जो मुद्दा है, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है और महंगाई का मुद्दा है, महिलाओं का सवाल है, छात्रों का सवाल है। जब देखिए, जब सरकार ताकतवर होती है और सत्ता पर मजबूत पकड़ होती है उनकी, या तमाम तंत्र पर होती है, इन मुद्दों को दबा देती है, जनता में भय पैदा कर देती है, तो मुद्दे नहीं उठते हैं। लेकिन ज्यों ही सरकार कमजोर दिखने लगती है, सारे मुद्दे उठने लगते हैं। अब सारे मुद्दे उठेंगे। भ्रष्टाचार का मुद्दा सीएजी ने रिपोर्ट दे दिया, वो मुद्दा उठ के आ गया। अभी अमित शाह पर जो सीवीसी ने रिपोर्ट दिया, लोगों में चर्चा हुई। अभी अडानी पर जो मुद्दा उठ के, जो सबसे बड़ा जो लूट है, जो कैपिटल लूट है और वेल्थ का लूट है, जो सबसे ज्यादा कारपोरेट लूट है, वो लूट का मुद्दा तो सीधे मोदी को जोड़ दिया। तो कोई नहीं कह रहा था कि मोदी कहाँ बड़े ईमानदार आदमी है, उनके नाम से कुछ नहीं, कहीं नहीं आ रहा है। अब तो सीधे जोड़ दिया, फाइनेंशियल टाइम्स ने जोड़ दिया, और जो है वो का नाम का जो है वो गार्जियन ने जोड़ दिया, और तमाम अखबारों ने जोड़ा दुनिया के। तो ये सीधे सीधे बात है कि अब सारे मुद्दे उठेंगे, लोकल मुद्दे भी आएंगे और नेशनल मुद्दे भी आएंगे, कोई मुद्दा बचेगा नहीं। अब सवाल ये है कि कितना उसको दबा पाते हैं। लेकिन मुद्दे दबाने से अब दबेंगे नहीं। उसमें चाहे ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर जो भ्रष्टाचार है, क्या ब्यूरोक्रेसी 10 महीने के 10 साल के अंदर, 9 साल के अंदर ईमानदार हो गई? ऐसा मान लिया जाएगा क्या? इनके पास ऐसी मशीन थी कि ईमानदार, जब तमाम बेईमान लोगों को कहा करके कि बेईमान है और इनके ऊपर हजारों करोड़ रुपए का घोटाले का मामला है और वो अपनी पार्टी में ले लेते हैं, तो क्या ब्यूरोक्रेसी जो अंदर मामला है वो घोटाला नहीं कर रही है, बेईमानी नहीं कर रही है? बेईमानी नहीं कर रही है तो किस लिए उन ब्यूरोक्रेसी उनको पसंद थी, जिनका एक्सटेंशन लगातार मिल रहा है? उत्तर प्रदेश में अवनीश अवस्थी को एक्सटेंशन कैसे मिल गया है? रिटायर होने के बाद कैसे महत्वपूर्ण पदों पर रखा गया उनको? ईडी को कैसे महत्वपूर्ण पदों पर रखा गया, ईडी के डायरेक्टर को रखा गया? तो देश में जो आईएएस हैं और ईमानदार हो जाएंगे, ये तो मुश्किल बात है। संजोग से कोई आईएएस ईमानदार हो जाएगा और डर के मारे वो बीजेपी के साथ चले गए, कल कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, वो चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो जो है नौकरी छोड़ देंगे, वो कहीं ना कहीं टिके रहते हैं और जरूरत पड़ती है उनको। चुनाव आयोग में जिस तरह से लाया गया एक आईएएस को, रिटायरमेंट किया गया और फिर लेके आया गया, इन जगहों पर उन्हीं की जरूरत इनको पड़ेगी। इसलिए सारे मुद्दे उठेंगे, भ्रष्टाचार के मुद्दे भी उठेंगे, लूट के मुद्दे उठेंगे, महिलाओं के सवाल उठेंगे, महंगाई उठेंगे, छात्रों ने आत्महत्या किया वो सवाल उठेंगे, किसानों ने आत्महत्या किया वो सवाल उठेंगे, किसानों के सवाल उठेंगे, मजदूरों के जो कानून खत्म कर दिए सारे सवाल उठेंगे। कल ही हमने एक जहाँ कार्यक्रम था, सम्मेलन था, जिला सम्मेलन था मजदूरों का, मैं गया था वहां पर बरहज में, हमारे देवरिया में, और 4-5 घंटे बात हुई। तो लगातार तो भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, सारे लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, लोकल भ्रष्टाचार की, ब्यूरोक्रेसी की भ्रष्टाचार की, और सरकार के भ्रष्टाचार की, और जो कारपोरेट भ्रष्टाचार की, सारे मुद्दे आ रहे थे। तो ये सारे मुद्दे जो है इशू बनते चले जाएंगे, क्योंकि फैक्टर एक उजागर होता है। जैसे पूरी जो मोदी की जो स्थिति है और अमित शाह की स्थिति है, राजस्थान पर चर्चा हो रही थी, वसुंधरा वहां की प्रभावशाली लीडर है। पूरे देश में जब से अमित शाह मोदी आए हैं, किसी प्रभावशाली लीडर को अपने साथ नहीं रखे हैं। उनके कैबिनेट में कौन कौन लोग हैं? एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, क्यों नहीं विदेश मंत्री कोई पॉलिटिकल रखा उन्होंने? रेल मंत्री पॉलिटिकल क्यों नहीं रखा? तमाम जो मंत्री बनाए हैं, जो आईएएस को लेकर के आए हैं और तमाम एमबीए के लोगों को लेकर के आए हैं, आईएम के लोगों को ले आए हैं, क्यों नहीं उन्होंने पॉलिटिकल लोगों को रखा? इसलिए कि वो कमजोर लोग रहेंगे, उनके हाँ में हाँ मिलाएंगे। मजबूत जो सूबेदार हो जाएगा तो उनकी बात नहीं सुनेगा, इसलिए सूबेदार को मजबूत नहीं होने देना है।
और राजस्थान में तो विचित्र हालत रही। आप देखिए, पहले जाइए, कुबेर भंडारी जो थे पार्टी के उपाध्यक्ष रहे और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते थे पार्टी के अंदर भाजपा का। उनको गवर्नर बना दिया गया। बाद में कहा कि हमको जबरदस्ती गवर्नर बना दिया गया, अध्यक्ष नहीं बनने दिया गया, क्योंकि उनके प्रभाव में पार्टी चली जाती। फिर भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति बना दिए गए। भैरव सिंह उपराष्ट्रपति बनाने के बाद वो आगे चुनाव की तैयारी कर दिए। संजोग से डेथ हो गई उनकी, उनके लड़के को मंत्री बना दिया। अब जो है, अब उसके बाद देखिए जसवंत सिंह का क्या हाल किया उन लोगों ने। प्रभावशाली थे, केंद्रीय मंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी कैबिनेट में थे, उनको कैसे डिस्क्रेडिट किया उन लोगों ने। तो धीरे धीरे जो है वसुंधरा राजे कैसे किया। अब एक सवाल वसुंधरा राजे के साथ और है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए तो वसुंधरा के लिए संकट, ये भी एक बड़ा संकट है, क्योंकि विजय राजे सिंधिया और माधवराव सिंधिया एक साथ नहीं रहे हैं। वो कांग्रेस में रहे तो बीजेपी के अंदर रही, आरएसएस की रही। घरेलू झगड़े भी हैं, वो भी एक प्रभाव डालता है यहाँ पर आकर के कि अगर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी में रहेंगे, वहां पर मंत्री रहेंगे, तो वसुंधरा के लिए हाशिए पर जाना होगा। एक संकट उनका ये भी है। लेकिन वसुंधरा को तो माइनस करेंगे ही। मोदी और अमित शाह किसी भी प्रभावशाली नेता को, जो प्रभावशाली लीडर हैं, और यही नहीं क्या इन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश में कैसे हटाया था। अब देखिए, और आरोप क्या लगाया था, मैंने कितना घिनौना आरोप लगा था, कैसे हटाया उनको। आपको याद होगा कल्याण कैसे बर्खास्त किया गया था 99 में। ये सब चीजों को समझना जरूरी है कि क्या ये जो भारतीय जनता पार्टी में जो आरएसएस से लोग आते हैं, अपने सूबेदारों को वो बर्दाश्त कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाते हैं। बिहार में कौन उनका बड़ा नेता है? एक लेकर के वहां जो कौन गिरिराज सिंह नेता है, जो बिल्कुल बदतमीज व्यक्ति है, उनको नेता बना दिया है वहां पर। मैंने इसी किस्म के नेता उनको चाहिए जिनकी जमीनी पकड़ न हो। उत्तर प्रदेश में आपने देखा, वो टेनी को जब गृह राज्य मंत्री बनाया, कैसी बड़ी घटना हुई खीरी लखीमपुर की, उनको नहीं हटाया। ऐसे लोग पसंद है अमित शाह को, मोदी को, कि राज्यों के अंदर वो लोग हों जिनकी छवि आपराधिक हो, ताकि उनको दबाया जा सके। ब्रजभूषण सिंह कितने प्रभावशाली हुए, आपने देखा उनको, कैसी छवि उनकी है। तो देश में ऐसे नेता उनको नहीं चाहिए जो जनता में पकड़ उनकी हो, राजनीतिक पकड़ उनकी हो, और पार्टी के अंदर पहले से पकड़ उनकी हो। ऐसा नहीं चाहिए। जैसा आपने कहा कि हमारे साथी जो है यूसुफ जी ने, कि जो नड्डा जो है, नड्डा के जो है राजस्थान में मालूम निपटा नहीं पा रहे हैं। और जोशी का कौन सा प्रभाव वहां पर है? जोशी जो वहां प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। और ये नड्डा जो है कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सब जानते हैं कि मोदी ने कैसे नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। उनको, उनकी कौन सी जमीनी पकड़ है? देश का कोई भी आदमी जानता हो कि नड्डा नाम का कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में है, कोई जानता था क्या? नहीं जानता था। लेकिन नड्डा को बना निष्प्रभावी। मोदी और अमित शाह के अगल बगल किसी का औरा मजबूत हो, ऐसा व्यक्ति नहीं रह सकता वहां पर। अभी आपने देखा राजस्थान में कितने, गुजरात में कितने मुख्यमंत्री बदल दिया, कैसे राजस्थान में उन्होंने, उत्तरांचल में मुख्यमंत्री बदला। तो उनको ये लोग नहीं चाहिए जो प्रभावशाली हो। और अभी 2 दिन पहले जो खबर मैं देख रहा था कि गौरव गोगोई से एयरपोर्ट पर काफी बात किया उन्होंने, उनका नाम है वसुंधरा राजे, वसुंधरा जी, काफी बात किया उन्होंने। एक खबर आई कि क्या जाएंगी उधर, क्या पार्टी बनाएंगी। तो उनका जो ये देवदर्शन यात्रा है, वो निश्चित रूप से अपने को स्टेबल करने की यात्रा है। वो जानते हैं कि मोदी और शाह जो है हमें स्टेबल नहीं रहने देंगे, तो उनको एक वैकल्पिक राजनीति करनी पड़ेगी और उनको एक निश्चित अपना विकल्प तलाशना होगा, चाहे वो कहीं और जाए या वो वैकल्पिक राजनीति के लिए वहां पर अपना संगठन खड़ा करें, क्योंकि अब तो वो नहीं रह सकती है। और मोदी का विरोध करके, यदि मोदी जब तक है प्रभावशाली, तब तक तो निश्चित रूप से। और एक बात और कह दूं कि जो इंडिया जब से बना हुआ है, या विपक्षी एका जब से हुई है, या राहुल गांधी की जो पदयात्रा लंबी हुई, उतनी लंबी पदयात्रा जो हुई है, एक ऐतिहासिक पदयात्रा है, तब से लोगों के अंदर हिम्मत आई है। चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश में भगदड़ होगी, उत्तर प्रदेश में भी, और देश के जो केंद्रीय कैबिनेट है उसमें भगदड़ होगी। और देश के जो देश में जो भाजपा के एमपी लोग हैं, तमाम राज्यों से जीत कर गए हैं, वे जानते हैं कि हम जब हारने के लिए नहीं आए थे, जीतने के लिए गए थे, पार्टियों को छोड़ करके। 100 एमपी ऐसे हैं जो दूसरे पार्टियों से गए हैं, जाकर वहां जीते हैं। जब जानेंगे कि हम हार जाएंगे, तो अभी वो 24 के पहले वहां से छोड़ के भागने वाले बहुत लोग हैं। इतनी तेज भगदड़ होगी, क्योंकि उनको समझ में आने लगा है कि अमित शाह मोदी का जो फांसीवादी और जो तानाशाही रवैया है, अब उस पर लगाम लगने लगी है, ताकत बढ़ गई है विपक्ष की, और विपक्षी एका ने उस ताकत को बढ़ाया है। जी शिवाजी राय भाई साहब, चलते बस एक
सवाल लेता हूँ सर, ये जो वसुंधरा की बगावत है इसको राजस्थान से छोड़ दीजिए, राजस्थान में तो क्या असर हो रहा है वो हम सब देख चुके हैं स्पष्ट तौर पर, और बाकी रही सही चीजों को डॉक्टर मील ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। सर जब ये चीजें हो जाती हैं, इस तरीके की चीजें, अब इसका मैसेज लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो बाकी राज्यों में किस तरीके से जाएगा और कितना असरकारक होगा वो मैसेज लोगों के हिसाब से, लोग उसको कितना समझ पाएंगे, हम वो चीज समझना चाहते हैं आपसे शिवाजी भाई साहब, बहुत संक्षेप में। लेकिन आपको मैं उदाहरण दूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी और जब आंदोलन चल रहा था और तमाम भ्रष्टाचार का आरोप लगे, सीएजी ने कहा था लोकल ब्लॉक और 2G का, तो कांग्रेस के लोग पार्टी छोड़ के गए। जब कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे थे तो लोगों का भरोसा उठ गया कि अब कांग्रेस सरकार बना पाएगी। जब लोग पार्टी छोड़ने लगते हैं किसी भी राज्य में तो पूरे देश में मैसेज आता है कि अब इनका पराभव तय हो चुका है, और पराभव जब हो रहा हो कोई नया उससे जुड़ता नहीं है। लोग जाते तो जाते ही हैं, दूसरे लोग भी चले जाते हैं। ये पूरे देश में इसका प्रभाव पड़ेगा 24 में लोकसभा आते आते, और राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, जहां पार्टी छोड़ रहे हैं लोग या जहां इस तरह के झगड़े हैं, उससे पूरे देश में इसका प्रभाव जाएगा 2024 पर। हर कोने में इसकी आवाज जाएगी। यही नहीं, अभी बहुत तेजी से और गिरने लगेंगे लोग। और मैं कह रहा हूँ कि अन्य राज्यों में भी लोग छोड़ने लगेंगे पार्टी को, कि भाई अब तो वहां तो स्थिति बन रही है, तब यहाँ क्या होगा। जहाँ चुनाव हो रहा है वहां लोग छोड़ रहे हैं, तो पहले से तैयारी में हो जाएंगे। हमें सचेत हो जाना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए, वो भविष्य तलाशना जी, वो भविष्य तलाशने लगेंगे। और तमाम लोग मौसम विज्ञानी हैं, वो जानते हैं कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, उनको अनुमान पहले से हो जाता है। जी जी, धन्यवाद।